हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन अग्रवाल एंड आई एम केमिस्ट्री ट्यूटर। तो आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। काफी बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन पेशेंसली इसको पढ़ना पड़ेगा और बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा ना। अगर आप लोग पेशेंसली लेक्चर को अच्छे से सुनते हैं, तो जब ऑर्गेनिक अपनी कंप्लीट होगी तो आपको लगेगा हाँ, ऑर्गेनिक हम लोग अब अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत कम टाइम में आप लोग पूरे नंबर इस सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं ना। जैसे अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं और लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन आप लोग 7 to 8 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 7 से 8 मिनट में आप लोग 15 के 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत ही जल्दी कवर हो जाता है मेंस में। एडवांस में आप लोगों के लिए बहुत डीप नॉलेज चाहिए, लेकिन मेंस का पेपर भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। तो अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे अपना लेवल हम लोग बढ़ाएंगे, है ना। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आया, इसका मतलब क्या था, वो हम लोग जानेंगे। तो बहुत पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन दी गई थी, वो क्या दी गई थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दिया बोला गया था विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमसे मिल रहे थे, उन्हें हमने क्या बोल दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बोल दिया गया, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनी अदर सोर्स एक्सेप्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़कर बाकी जिन सोर्स से आपको जो कंपाउंड मिल रहे हैं, उन्हें बोल दिया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे थे, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया गया। उनके अलावा जो मिल रहे थे, उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया गया ना। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, बर्जीलियस। इन्हें फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोला जाता है ना। तो बर्जीलियस ने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि बर्जीलियस ने क्या किया, अपना पूरा जी जान लगा दिया लेबोरेटरी के अंदर कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर पाए। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, बर्जीलियस ने काफी ज्यादा मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी वो सफल ना हो सका। तो बर्जीलियस ने एक थ्योरी दिया और क्या बोला कि हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर कोई ऐसे मिस्टीरियस फोर्स है जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। और हमारी औकात नहीं है कि हम लोग लेबोरेटरी में इनको प्रिपेयर कर पाए। तो इस मिस्टीरियस फोर्स को उन्होंने बोल दिया वाइटल फोर्स। और उन्होंने क्या बोला कि लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन मिस्टीरियस फोर्स के बारे में जो हमारी बॉडी के अंदर है, उनके बारे में उन्हें नहीं पता। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोग लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, और इस थ्योरी को बोल दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। तो यहाँ पर बोला हुआ है, बर्जीलियस सजेस्टेड दैट देयर इज एनी मिस्टीरियस फोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड वाइटल फोर्स। हमारे अंदर कोई मिस्टीरियस फोर्स है जिन्हें क्या बोला गया, वाइटल फोर्स। ही ऑल्सो सेड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इस थ्योरी को क्या बोला गया, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब आपको पता है जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो बैठने वाले तो होते नहीं। तो 1828 में एक जर्मन साइंटिस्ट आए, कौन, होलर। तो होलर ने क्या बोला, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक्चुअली में, अमोनियम साइनेट उन्होंने लिया। अमोनियम साइनेट क्या होता है, NH4CnO। अमोनियम आपको पता है NH4 पॉजिटिव और साइनेट होता है CnO नेगेटिव, है ना। तो अमोनियम साइनेट क्या बन जाएगा, NH4CnO। उन्होंने अमोनियम साइनेट को क्या किया, हीट किया। तो जब उन्होंने हीट किया, इनमें जो एलिमेंट थे वो रीअरेंज हो गए, और किस में कन्वर्ट हो गई, यूरिया में। यूरिया आपको पता है क्या होता है, NH2CO NH2। तो अमोनियम साइनेट को जब उन्होंने हीट किया, तो जो एलिमेंट थे वो रीअरेंज होकर क्या बना दिया, यूरिया। आप देखो अमोनियम साइनेट में दो नाइट्रोजन है, यहाँ पर देखिए यूरिया में भी दो नाइट्रोजन है। अमोनियम साइनेट में अगर आप लोग देखेंगे 4 हाइड्रोजन है, यूरिया में 4 हाइड्रोजन है। कार्बन देखिए 1 है, ऑक्सीजन 1 है और 1, तो सारे सेम ही है ना एलिमेंट, बस रीअरेंज हो गए, है ना। तो उन्होंने क्या देखा, पोलर ने जब अमोनियम साइनेट को हीट किया, तो वो रीअरेंज होकर क्या बना दिया, यूरिया। अब अमोनियम साइनेट क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया, सिंथेसाइज हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि लेबोरेटरी में जो सिंथेसाइज हुआ था पहला कंपाउंड, वो कौन था, वो था यूरिया। कितने सिंथेसाइज किया था, पोलर ने। इसके बाद तो जब साइंटिस्ट को पता लगा कि यार हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो आगे और भी साइंटिस्ट आए। तो कोल्बे ने आगे चलकर प्रोड्यूस किया एसिटिक एसिड, और जो बर्थलेट थे उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, मेथेन। तो आपको ये लर्न करना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है। आपसे पूछा जा सकता है कि कोल्बे ने क्या प्रोड्यूस किया था, एसिटिक एसिड,
और बर्थलेट ने क्या प्रोड्यूस किया था, मीथेन। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ था, वो था यूरिया। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एलिमेंट से सिंथेसाइज किया गया था, तो एलिमेंट से सिंथेसाइज किया गया था वो था एसिटिक एसिड। क्योंकि यूरिया तो रीअरेंज होकर बना था, है ना। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुआ वो है यूरिया, और एलिमेंट से जो बनाया है ना, एलिमेंट से जो बनाएंगे हम लोग मिलाकर, वो था एसिटिक एसिड। तो कोल्बे ने प्रोड्यूस किया एसिटिक एसिड और बर्थलेट ने प्रोड्यूस किया मीथेन। तो इसको याद कर लो, कोल्बे ने क्या प्रोड्यूस किया, एसिटिक एसिड, और बर्थलेट ने प्रोड्यूस किया मीथेन। तो बर्थलेट ने प्रोड्यूस किया मीथेन, तो बीएम, और कोल्बे ने प्रोड्यूस किया एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से याद कर लें, बीएम, बीएम होता है ब्रांच मैनेजर भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना, बीएम। तो बीएम का, तो बी मतलब बर्थलेट, एम मतलब मीथेन, और का मतलब, के मतलब कोल्बे, और ए मींस एसिटिक एसिड, जैसे भी आप लोग करना चाहते हैं। तो अब मुझे बताइए कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जो बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। क्योंकि उन्होंने कहा था हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली में कोल्बे, बर्थलेट और होलर ने कर कर दिखाया। तो हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन को बोला गया एंड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन मतलब, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन मीन्स कार्बन। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने ये उनके डेरिवेटिव है ना, उनमें कुछ एड ऑन करने से बन गए ना, उन्हें हम लोगों ने क्या बोल दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मुझे लगता है कि आज तक सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है, तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। तो जिस भी बच्चे को इसे नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे, काफी मजा आएगा आप लोगों को। केमिस्ट्री बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, और आप लोग काफी सारे नंबर क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, अगर आप लोग तरीके से उसको पढ़ेंगे ना अच्छे से। तो ये आप लोग कर सकते हैं। तो आपको पता लग गया, होलर ने अमोनियम साइनेट को यूरिया में कन्वर्ट किया, कोल्बे ने एसिटिक एसिड प्रोड्यूस किया, और बर्थलेट जो थे उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, मीथेन, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। अब आपको पता है सभी को, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो पूरा कार्बन होता है ना। तो एक्चुअली में जो कार्बन होता है उसमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो कार्बन होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। मतलब ये खुद से जुड़ जुड़कर, जैसे कार्बन 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 कार्बन, ये खुद से जुड़ जुड़ जुड़कर क्या बनाता है, लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, लंबी लंबी चेन बनाता है ना। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ा। अगर सोचो कार्बन की ये लॉन्ग जुड़ने की प्रॉपर्टी नहीं होती, तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना ही नहीं पड़ता सर, मजा आ जाता, है ना। बट अगर सोचो और भी एलिमेंट ऐसे लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहे होते तो और दिक्कत हो जाती। तो अभी कम से कम कार्बन है जो ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, अच्छे से लॉन्ग चेन, कितने भी कार्बन की चेन आप जोड़ो, है ना। और ये क्यों जुड़ रहे होंगे, क्योंकि इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई ये आपस में बॉन्ड क्यों बना रहे होंगे, क्योंकि इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, काफी ज्यादा। तो जो कार्बन होता है उसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। कैटेनेशन मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, है ना। कार्बन हैज कैटेनेशन प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावैलेंसी एंड हाई बॉन्ड एनर्जी। जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंसी शो करता है। टेट्रावैलेंसी मतलब चार बॉन्ड बना सकता है। आप सभी को पता है जो कार्बन होता है वो कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2,4 लिखते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है, चार। तो चार बॉन्ड बना सकता है, मतलब क्या हो गया, टेट्रावैलेंसी। एंड ही इज हाई बॉन्ड एनर्जी। मैंने अभी बताया कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड की जो एनर्जी होगी वो काफी ज्यादा होती है। तो अगर ब्रेक करना है तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड काफी ज्यादा क्या है, स्टेबल है। काफी ज्यादा क्या है, ये बॉन्ड स्टेबल। क्लियर। तो कार्बन जो होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है, इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है। कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी काफी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये डाटा मैंने कुछ लिखा, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने बता दिया। जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है
तो आपको 85 किलो कैलोरी एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। जबकि सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड को ब्रेक करना है तो कितनी देनी पड़ेगी, 54 किलो कैलोरी। तो बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कार्बन कार्बन, इसलिए वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो जैसे कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली आप लोग पढ़ कर आए, कहे, सीता, जी, सुने, रघु, है ना। तो अगर पूछा जाए कि कार्बन फैमिली में सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी कौन शो करता है, तो आप लोग बोलेंगे कार्बन, है ना। ऐसे कार्बन के बाद कौन आता है, नाइट्रोजन। आपने पढ़ा होगा इसकी जो ग्रुप होता है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो अगर पूछा जाए आप लोगों से कि नाइट्रोजन फैमिली में कौन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, तो आप लोग बोलेंगे फॉस्फोरस। जैसे नाइट्रोजन आपको पता है N2 बनाता है, इसी तरह फॉस्फोरस क्या बनाता है, P4। देखो 4 फॉस्फोरस जुड़े कि नहीं जुड़े। तो नाइट्रोजन फैमिली में कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है फॉस्फोरस। ऐसे ऑक्सीजन फैमिली की पूछी जाए, ओल्ड स्टाइल से टेपो। तो ऑक्सीजन फैमिली में कौन शो करता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सल्फर। जैसे ऑक्सीजन तो क्या बनाता है, O2, पर सल्फर बनाता है एसिड। ये आप लोग सब पढ़ चुके हैं ना। तो कार्बन फैमिली में कौन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बन। नाइट्रोजन फैमिली में कौन शो करता है, फॉस्फोरस, सबसे ज्यादा ग्रुप में, फैमिली में बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन फैमिली में कौन शो करता है, सल्फर। अब देखो नाइट्रोजन फैमिली में एन सिंगल बॉन्ड एन को ब्रेक करने के लिए 39 चाहिए, और पी सिंगल पी बॉन्ड पी को ब्रेक करने के लिए 50 किलो कैलोरी चाहिए। तो ये ज्यादा स्टेबल है ना, ये वाला बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाला। क्लियर। तो इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना से याद रखिए, जो कार्बन होता है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब लॉन्ग चेन फॉर्म करता है ना। और इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है, और बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होती है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। क्लियर। तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं कार्बन के बारे में, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, टेट्रा वैलेंसी। अब मुझे लगता है सभी बच्चों को सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में तो पता हो, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में पता होगा। जो पहला बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में, जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है, सबसे पहला बॉन्ड बनता है, वो होता है सिग्मा। उसके बाद जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड, है ना। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि मान लीजिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इनके बीच में जो पहला बॉन्ड बना है वो बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता, कार्बन कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड। क्लियर है। और एक आपको दिया हुआ है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिग्मा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, पाई। इसी तरह पहला कौन सा बनेगा, सिग्मा, और बाकी जो बच्चे होंगे वो क्या हो जाएंगे, पाई। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर आपके पास है तो सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड अगर आपके पास है, सिंगल है, ये डबल है और ये ट्रिपल है। डबल में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा और दो पाई। तो इस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन कंपाउंड, आपको बताना है। तो ये मैंने कंपाउंड बनाया है, CH3, CH, COOH। तो आप लोग काउंट करो, देखो यहाँ पर सभी। तो अगर हम लोग काउंट करते हैं तो देखो यहाँ पर कितना होगा। पहला पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, ये सिग्मा, 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 ये क्या हो गया, पाई, सिग्मा, सिग्मा, ये क्या हो गया, सिग्मा, पाई, सिग्मा, सिग्मा। तो आप काउंट कर सकते हैं। पाई तो आपको पता लग गया, यहाँ पर डायरेक्ट आपको पता लग गया, एक पाई तो देखो ये रहा, और एक पाई ये रहा। तो दो पाई बॉन्ड हो गए। और सिग्मा बॉन्ड अगर आप लोग काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 11। तो 11 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, और 2 क्या हो गए, पाई। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, मुझे लगता है ये भी आप लोग कर कर आए, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये अभी अभी मैंने बताया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, एल्केन। डबल बॉन्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, एल्काइन, है ना। एक और चीज अगर आप लोग देखें यहाँ पर, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है, ये जो बॉन्ड लेंथ होगी ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन सिंगल, ये जो बॉन्ड लेंथ होगी है ना, ये बॉन्ड लेंथ ये होगी 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.36 एंगस्ट्रॉम। और इसी तरीके से कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड होती है, वो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो ये चीजें अभी आप याद होती हैं, अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बार बार बोलूंगा, चीजें याद हो जाएंगी। हालांकि आप लोग केमिकल बॉन्डिंग अगर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए ये, है ना, वहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है 1.54,
डबल होती है 1.36 और ट्रिपल होती है 1.20। तो आप देख रहे हो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है, ट्रिपल की क्या है, बहुत कम है। 1.54, 1.36, 1.20, 1.54, 1.36, 1.20, एक दो बार बोलेंगे चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। अब आप लोग पढ़कर आए हैं, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आप लोग पढ़कर आए हैं, हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते और बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर दो है तो हाइब्रिडेशन आप लोग पढ़कर आए sp। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, तीन, इनको तो क्या हो जाएगा sp2, एक s और दो p, टोटल तीन हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, फोर, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। तो दो से क्या हो जाएगा sp, एक s एक p, दो हो जाएगा ना। तीन से क्या हो जाएगा sp2 और चार से क्या हो जाएगा sp3। आपको पता है sp जब होता है तो शेप कैसी होती है, लीनियर। sp2 होता है तो शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और sp3 होता है तो ये आप लोग पढ़कर आए टेट्रा हेड्रल। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि ये इतना बेसिक नॉलेज आप सभी बच्चों को है, क्लियर है कि जो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर दो है तो हाइब्रेशन sp, तीन है तो sp2, चार है तो sp3, और शेप होगी sp से लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर sp2 से, और sp3 से टेट्राहेड्रल। अब मुझे यहाँ पर हाइब्रिडेशन बताओ आप क्या होगा, बताइए। तो ये कंपाउंड मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें हाइड्रेशन बताना है। तो सबसे पहले इस फर्स्ट कार्बन का यहाँ पर देखें, ये वाला कार्बन का। अच्छा, अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करता हूँ, चलो वो बाद में करेंगे, मैंने ये नंबरिंग कर दी। तो आपको बताना है इसका, इस वाले का, येलो वाले का हाइब्रेशन बताओ, कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक, दो, तीन, चार, चार सिग्मा बॉन्ड है। हमेशा हाइब्रिडेशन में कौन सा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, सिग्मा। पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, चार। इस कार्बन के चार सिग्मा बॉन्ड है, तो चार से कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन आएगा वो क्या आएगा, sp3। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले कार्बन की ये सिग्मा है ही, सिग्मा, सिग्मा और पाई। तो बताओ अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा हो गए, तीन। तो तीन सिग्मा हो गए, एक, दो, तीन। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। नेक्स्ट वाले का बताओ, नेक्स्ट वाले का अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखो, एक सिग्मा ये रहा, एक ऊपर और एक ये रहा, कितने सिग्मा हो गए, तीन। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। नेक्स्ट वाले का देखो, बताओ कितने सिग्मा हो गए, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, बाकी तो दो पाई है, तो सिग्मा तो दो ही है। दो सिग्मा है मतलब क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp। नेक्स्ट बताओ कितने सिग्मा है, दो सिग्मा, एक सिग्मा लेफ्ट में और एक सिग्मा क्या है, राइट में, तो क्या हो गया हाइब्रिडेशन, sp। तो आप देखो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट वाला जो लेफ्ट वाला कार्बन है सबसे, वो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अगर आप देख रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका जो हाइब्रिडेशन है वो आया sp3। नेक्स्ट वाले का देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2। फिर नेक्स्ट वाला देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फिर मिल गया, तो क्या हो गया, sp2। नेक्स्ट वाला देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड मिला, ट्रिपल बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन क्या है, sp। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सारे बॉन्ड सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp। तो अच्छे से याद कर सकते हो, जो एल्केन होता है उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। एल्कीन का हो जाएगा sp2, और एल्काइन का हो जाएगा sp3। तो मुझे लगता है इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये जिस भी बच्चे को नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी तक हो गया था, तो ये नोट कर लो, सिग्मा और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड sp3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड sp। और ये भी करना चाहे तो कर ले। तो कार्बन फैमिली में सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी मैंने बताया, सल्फिन की 40 कार्बन की, नाइट्रोजन फैमिली में किसकी, फॉस्फोरस की, ऑक्सीजन फैमिली में किसकी, सल्फर की। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होता है 1.54, डबल होता है 1.36 और ट्रिपल होता है 1.20।
तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। ये बहुत बेसिक है, बहुत आसान भी है, आप लोग समझ जाएंगे, ज्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए ना। तो कार्बन का हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो कार्बन का क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो देखिए क्या है यहाँ पर, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस आपको क्या करना है, देखो ये वाला जो कार्बन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से। देखो इस कार्बन से नेक्स्ट एक ही तो कार्बन अटैच है। तो अगर कोई कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है तो उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन। क्लियर है। तो ये जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसे क्या बोलते हैं, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। तो ये कार्बन कहलाएगा प्राइमरी कार्बन। और इस प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है ना, ये तीन हाइड्रोजन अटैच है, इन्हें बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी कार्बन क्या होगा या 1 डिग्री कार्बन क्या होगा, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच था तो 1 डिग्री। अब देखो ये वाला कार्बन, देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, दो कार्बन से अटैच है। तो दो कार्बन से अटैच है तो इसीलिए इस कार्बन को हम लोग क्या बोल देंगे, 2 डिग्री कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन। और इससे जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसे क्या बोल देंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला देखो, इस वाले को अगर मैं देखूंगा तो ये कार्बन देखो, एक लेफ्ट से कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक राइट से जुड़ा हुआ है और एक ऊपर से जुड़ा हुआ है। तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से। तो इस कार्बन को हम लोग बोल देंगे 3 डिग्री कार्बन या फिर टर्शरी कार्बन। 3 डिग्री कार्बन या फिर टर्शरी कार्बन, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोल देंगे, टर्शरी हाइड्रोजन। नेक्स्ट वाला बताओ कौन सा होगा, ये वाला। वेरी गुड, एक इधर, कौन सा डिग्री सर, 2 डिग्री। नेक्स्ट वाला बताओ, येलो वाला। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक लेफ्ट एक राइट एक टॉप और एक बॉटम, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला क्या कहलाएगा, 4 डिग्री कार्बन या फिर क्वाटरनरी कार्बन। तो एक कार्बन अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, दो से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, तीन से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री और चार से जुड़ा हुआ है 4 डिग्री। तो कार्बन तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन चारों हो सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन की बात करूं तो देखो, यहां पर अगर आप देख रहे हैं, जो प्राइमरी कार्बन था उस पर कितने हाइड्रोजन थे, 3। तो 3 प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए। सेकंड वाले में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन था, यहाँ पर ऊपर दिख रहा है एक और होगा। देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। इन दो से दो बनाए हुए ना, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, दो बचे हुए। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो दो तो कार्बन से बना रही लेफ्ट और राइट, तो मतलब 2 हाइड्रोजन बचे होंगे। 2 हो गए। टर्शरी के पास कितना हो गया हाइड्रोजन, 3। 3 से जुड़ा हुआ है तो कितना हाइड्रोजन हो गया, 1। और क्वाटरनरी कार्बन देखो ये वाला, इसके पास कोई हाइड्रोजन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका ना, मैक्सिमम 4 ही बना सकता है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। क्योंकि क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन 4 से अगर जुड़ गया तो फिर वो हाइड्रोजन उसके पास बचेगा ही। क्लियर है। तो आप लोगों से मैं पूछता हूँ, जैसे देखो, सही बच्चों को मुझे पता है, अल्कोहल तो पता होगा, अल्कोहल होता है OH। अल्कोहल क्या होता है, OH, है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कुछ बनाया, आप बताना कौन सा अल्कोहल है। तो मैंने C और यहाँ पर लिख दिया OH। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक कार्बन चेन बनाई यहाँ पर। अब इस कार्बन का कितना बॉन्ड बनाया मैंने, एक ही बॉन्ड बनाया ना। और कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। कार्बन की औकात जो है वो 4 बॉन्ड बनाने की। क्लियर है। अभी इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, एक। मतलब कितने बॉन्ड और बचे हुए, 3। तो मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए। तो ये CH3 है। ये देखो नेक्स्ट वाला, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक लेफ्ट में कार्बन से और राइट में ऑक्सीजन से, 2 बॉन्ड बना रहा है। और औकात कितने बनाने की, 4। 2 बना ली, कितने बचे, 2। तो मतलब इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। ये अंडरस्टूड चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या हो गया, OH। तो मुझे लगता है सही बच्चों को ये लिखना आ गया है ना, CH3 CH2 OH। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो कार्बन जितने बॉन्ड बना रहा है अच्छी बात है, जितने आप लोगों के बचे हुए हैं वो सारे हाइड्रोजन से बना रहा होगा, है ना, वो अंडरस्टूड है। तो ये सभी को पता लग गया है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर आप लोग देख रहे हैं, ये अल्कोहल है। OH जो ग्रुप होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, अल्कोहल। अब OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक, ये वाले से जस्ट। और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक से। तो इसे हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है। इसी तरीके का अगर आपके पास क्या है, यहाँ पर CCOH और यहाँ पर C कर दो, तो यहाँ पर बताओ ये वाला OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से। तो इसे कौन सा अल्कोहल बोल दूंगा, 2 डिग्री अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरीके से देखो, अगर मैंने क्या कहा यहाँ पर CCC COH,
अब अगर यहाँ पर देखो तो ये वाला जो OH है वो इस कार्बन से जुड़ रहा है, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्शरी अल्कोहल। तो मुझे लगता है सभी बच्चों को यहाँ पर ये समझ में आ गया है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आपको चेक करना है कौन सा है। 1 से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो कार्बन तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी हो सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो या तो प्राइमरी होगा, या फिर सेकेंडरी होगा, या फिर टर्शरी होगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर एक कार्बन चेन है, सी 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 सी। अब देखो आपको सभी को पता होगा यहाँ पर कार्बन चेन है, ये कार्बन पहले वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये एक ही बॉन्ड बना रहा है ना। और कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। मतलब ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, अब एक बॉन्ड बना लिया, 4 बना सकता था, एक बना लिया, कितने बचे, 3। मतलब यहाँ पर इस पर 3 हाइड्रोजन है ना। तो ये अंडरस्टूड है, ये आपको पता होना चाहिए ना। अब क्या हुआ, देखो ये कार्बन चेन है और इस पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई ग्रुप लगा हुआ है ना। जैसे यहाँ पर मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फंक्शनल, ठीक है। तो ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है वो कार्बन क्या होता है, अल्फा। नेक्स्ट वाला क्या होता है, बीटा। और उससे नेक्स्ट वाला क्या होता है, गामा। तो किसी ग्रुप के बगल वाला अल्फा, नेक्स्ट वाला बीटा, और उसके नेक्स्ट वाला क्या होता है, गामा। क्लियर है। तो हम लोगों ने एक तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पढ़ लिया, और एक अल्फा बीटा गामा पढ़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि 11th वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, सबसे पहले एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नाम से ही पता लग रहा है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब एक्सपेंड करके आप लोगों को लिखना है। क्लियर है। जैसे मैंने यहाँ पर C3H8 दिया हुआ है। अब C3H8 इतना बेसिक आप लोग पढ़कर आए, इसे बोलते हैं प्रोपेन। ये होता है CH3 CH2 CH3। तो अगर आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसे बोलते हैं एल्केन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसे बोलते हैं एल्कीन। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर आपके पास है तो उसे बोलते हैं हम लोग एल्काइन, जैसे मैंने ऊपर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंगल बॉन्ड है एल्केन, डबल बॉन्ड है एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, एल्काइन। क्लियर है। अब जो C3H8 है, देखो इसको हम लोग, ये होता है प्रोपेन, तो मैंने लिखा CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है। तो इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, तो या तो ये लिख सकते हैं, या फिर इसको खोल कर लिख दो। CH3 कैसे लिखूंगा, C और 3H, तीनों H को खोल कर लिख दो इस तरीके से, CH3। फिर क्या है, CH2, इसके ऊपर कितने H हैं, 2H, इसको खोल कर लिख दो। फिर क्या है, CH3। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, खोल कर लिख दिया। तो जितने भी बॉन्ड है सभी को खोल कर लिख दो, एक्सपेंड कर लिख दो, तो हम लोग क्या बोल देंगे इसे, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है, कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला मतलब कंडेंस करके लिख दिया। जैसे मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3। तो कंडेंस करके करके कैसे लिखूंगा, ये हो गया CH3, फिर कितने CH2 आपके पास, दो, CH2 का होल ट्वाइस, और फिर लिखें CH3। तो CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH3। क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 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 तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं CH3। और CH2 कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 5 CH2 है। तो क्या लिखते हैं, CH2 का होल 5। कितना कंडेंस कर लिख दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखो, CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH, इस तरीके से। अब आप लोग खुद सोचो, देखो मैंने यहाँ पर लिखा CH3 का होल ट्वाइज CH, फिर लिखा CH3, फिर लिखा CH, इस तरीके से मैंने लिखा, मान लो कुछ भी है ना। अब देखो आप बताओ, मुझे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, CH3 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 CH3, क्या बताओ आप लोग, मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं। क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो इस कार्बन के देखो कितने बॉन्ड हो गए, ये कार्बन 1 2, यहाँ से 2 हो गए, और 3 हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड हो गए, 5। जबकि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, 4। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ CH3 तो पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 5। तो जब भी अगर आप लोगों के पास CH3 दिया हो, क्या दिया हो, CH3, तो CH3 कभी भी बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि CH3 अगर बीच में आया तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी CH3 कहाँ नहीं आ सकता, बीच में नहीं आ सकता ना। CH CH2 ये बीच में आ सकते हैं,
लेकिन CH3 बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि CH3 बीच में आया तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन चेन के बीच में आया तो 5 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो कितने CH3 है, यहाँ पर एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, इस CH से दो CH3 कनेक्टेड, इस CH से, ये देखो मैं येलो वाला कर देता हूँ, इस CH से कितने CH3 कनेक्टेड है, दो। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, CH3 का होल ट्वाइस CH। तो इस CH से दो CH3 कनेक्ट हो गए कि नहीं हो गए, यहाँ पर बिल्कुल हो गए। आगे क्या है, CH2 का होल ट्वाइस OH। इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बताओ, इस CH से कितने CH3 अटैच है, दो। तो क्या हो गया, CH3 का होल ट्वाइस CH हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, इस पर भी, इस CH पर क्या है बेटा, CH3। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, CH3 CH, क्योंकि इस CH पर क्या है, CH3 है, और फिर क्या है, CH2 का होल ट्वाइस OH। कर सकते हो। अब देखो इसको खोलना है आपको, कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखो CH, यहाँ पर कितने CH3 दो, और CH3 बीच में तो आ नहीं सकता है, साइड में आ सकता है, तो ये लिख दिया CH3 और, क्योंकि बीच में नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्या आ गया, यहाँ तक हो गया CH तक, फिर आ गया CH3 CH। अब बताओ CH3 बीच में आ सकता है क्या, CH3 बीच में नहीं आ सकता, तो ये तो आएगा नहीं, फिर CH के बाद कौन आ जाएगा वापस से, CH। और इस पर क्या लगा दूंगा मैं, CH3, ठीक है, क्योंकि CH3 साइड में आएंगे। और फिर क्या आ गया, CH2 OH, बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो कंडेंस फॉर्मूला मतलब हम लोगों ने कंडेंस कर कर लिखा है ना। तो दो तरह के फॉर्मूले पढ़े, एक्सपेंड और एक पढ़ा कंडेंस। तो एक्सपेंड मतलब खोल कर लिख दो, और कंडेंस मतलब क्या कर दो, बहुत पास कर कर लिख दो ना, जितना कर सको। नेक्स्ट आता है बॉन्ड लाइन, जो सबसे ज्यादा काम आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या होता है, सभी बच्चे यहाँ पर देखें, मैंने आपको बता दिया एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, जितने बॉन्ड बना रहा है ठीक है, बाकी बचे वो हाइड्रोजन। अब जैसे मैंने ये लिखा, यहाँ पर जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने ये बनाया, क्लियर है, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप लोग देखो कितने पॉइंटेड आ रहे हैं, 3 पॉइंटेड आ रहे हैं, इन 3 पॉइंटेड आ रहे हैं, इसका मतलब 3 कार्बन। तो इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन। जैसे मैंने यहाँ पर एक और बना दिया, तो यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 और 4, जितने भी पॉइंटेड ये से आ रहे हैं ना, इन्हें कार्बन बोलते हैं। तो ये कितने कार्बन की चेन हो गई, देखो एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, कितने कार्बन की चेन हो गई, 4 कार्बन की। अब बताओ ये वाला जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, एक, मतलब कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे इससे, वो टोटल 4 बना सकता है। ये वाला कार्बन बताइए कितने बना रहा है, 2। तो 2 बचे हुए, मतलब 2 क्या होंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन। ये कार्बन कितना बना रहा है, 2, मतलब 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन। ये कार्बन कितना बना रहा है, 1, मतलब कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर। क्लियर है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कितने कार्बन है। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 कार्बन है। मैंने यहाँ पर एक और बना दिया ऐसे, तो सर ये देखो ये और है, एक और आ गया 6 कार्बन। तो जितने भी ये पॉइंटेड वाले हिस्से हैं वो सब क्या है बेटा, कार्बन है। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो हम लोग बनाए, देखो यहाँ पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो जितने भी ये पॉइंटेड वाले से होंगे वो सब क्या होंगे, कार्बन होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो देखो मैं बता देता हूँ 5 कार्बन। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, हो गया 5 कार्बन। और इस 5 कार्बन पे क्या लगा है, NH। तो लगा दिया मैंने, यहाँ पर कितने कार्बन है, देखो यहाँ पर 5 कार्बन थे। तो 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन पे क्या लगा दिया। यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 3 कार्बन तो ये सीधे हैं, इस पर OH लगा हुआ है। अब देखो मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, जैसे ये 1 2 और 3, 3 कार्बन है। 1 पर OH लगा हुआ है, 2 पर एक CH3 ग्रुप लगा है। तो सबसे पहले तो मैं 3 कार्बन बनाता हूँ, 1 2 3, हो गए 1 2 3। तो ये हो गया 1 2 और 3, 3 कार्बन हो गए। अब 1 कार्बन पर क्या लगा हुआ है, OH, देखो लगा दिया मैंने OH। और जो सेकंड कार्बन है उस पर क्या लगा हुआ है, CH3। तो ये लगा दिया CH3, ये CH3 नहीं, कार्बन ही तो है। और एक बॉन्ड बना है, मतलब 3 हाइड्रोजन हो गया बॉन्ड लाइन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कैसे बनाता हूँ मैं, यहाँ पर गिनो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, 5 बना दो कार्बन। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। अब पहले वाले कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH हो गया, ये फर्स्ट कार्बन हो गया। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन हो गए। फर्स्ट पर क्या हो गया, COH। और थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना। तो थर्ड और फोर्थ के बीच में यहाँ पर क्या बना दो, डबल। ये पूरा बनाना है अच्छे से। थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या आ गया यहाँ पर, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं।
ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्लियर है। अब एक और चीज सभी बच्चे सुनना जानते हैं यहाँ पर, अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आता है जैसे, ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से कर दिया, अब आपको लगेगा कितने कार्बन है, तो यहाँ पर देखो अगर ये आधे में दिया हुआ है ना, तो एक कार्बन ये रहा। अगर आधे में दिया हुआ है, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। अगर ये पूरा ऐसे दिया हुआ है, देखो दो तरीके से दिया होगा। अगर ये पूरा ही ऐसे दिया हुआ है अच्छे से, तो कितने कार्बन है यहाँ पर देखो? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कार्बन है। लेकिन अगर ये आधे में दिया हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर कार्बन मानना है वन, फिर ये दूसरा कार्बन मान लेना है टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो यहाँ पर ये गड़बड़ ना करे, तो आप लोगों ने देखा होगा ये वाला, ये आधे में दिया हुआ था, तो ये वाला कार्बन है ना, फिर वो नेक्स्ट वाला कार्बन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्लियर? तो यहाँ तक मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्लियर? तो जिस भी बच्चे को इसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। तीन हम लोगों ने पढ़े यहाँ पर, ये आप लोगों ने कर ही लिया था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। नहीं किया तो कर लें। एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, दो से अटैच है तो 2 डिग्री, तीन से अटैच है तो 3 डिग्री, चार से अटैच है तो 4 डिग्री है। ग्रुप के बगल वाला कार्बन है अल्फा, नेक्स्ट वाला बीटा, नेक्स्ट वाला गामा। एक्सपेंडेड में पूरा अच्छे से एक्सपेंड करके हम लोगों ने लिख दिया, कंडेंस में पूरा कंडेंस करके लिख दिया। और याद करें अगर सी एस थ्री बीच में आ रहा है तो वो बीच में तो आ ही नहीं सकता ना, वो ऊपर या नीचे होगा, है ना। तो सी एस थ्री कभी भी बीच में नहीं आ सकता है ना। तो इस तरीके से आप लोग कंडेंस फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन को भी आपको पता लग गया किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं थ्री डी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको बहुत अच्छे से समझे, बहुत काम आएगा आगे चलकर, अभी नहीं आएगा लेकिन आगे चलकर बहुत काम आने वाला है ना। तो आप लोग सभी बच्चे पढ़कर आए हैं सी एच फोर के बारे में। तो सी एच फोर के बारे में मुझे लगता है सभी बच्चे पढ़कर आए हैं। जो कार्बन होता है वो चार हाइड्रोजन से क्या है? अटैच है। क्लियर है? अब चार हाइड्रोजन से अटैच है तो सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3, और शेप कैसी हो जाएगी? टेट्रा है। टेट्रा, ये मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ये जो हाइब्रिडेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? sp3, और शेप कैसी हो गई? टेट्रा हेड्रल। क्लियर है? तो नहीं, किस तरीके से एक कार्बन चार हाइड्रोजन से कनेक्ट है, तो सभी बच्चे देखें यहाँ पर किस तरीके से कनेक्ट है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो मेरा हाथ है ये कार्बन है, जो मेरा हाथ है वो क्या है? कार्बन। और बाकी सारे क्या है? हाइड्रोजन है। ये जो ब्लू वाला है ये हाइड्रोजन है, ये जो ब्लू वाला है ये हाइड्रोजन है, ये जो मेरी तरफ आ रहा है ये भी हाइड्रोजन है, और ये येलो वाला जो आपकी तरफ जा रहा है वो भी हाइड्रोजन है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मेरा हाथ हो गया कार्बन, उससे कितने हाइड्रोजन अटैच है? चार। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट, याद कर लो। टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट, सारे 109 डिग्री 28 मिनट के। अब सुनना ध्यान से। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको पता है थ्री डी में है, टू डी में तो है नहीं। पूरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये स्ट्रक्चर किसमें है? थ्री डी में। अब क्या हुआ, ये थ्री डी स्ट्रक्चर को आपको बनाना है टू डी में, क्योंकि अपना जो बोर्ड है जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ वो टू डी है, आपका जो स्क्रीन है वो टू डी है ना। और ये स्ट्रक्चर किसमें? थ्री डी में। तो थ्री डी स्ट्रक्चर को किसमें बनाना है? टू डी में। तो कैसे बनाएंगे? सुनना ध्यान से सभी बच्चे। ये जो ब्लू वाले पेन दिख रहे हैं दोनों, ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक पेपर पास करूँ, जैसे ही मैंने फोन पास किया, ये फोन दिख भी नहीं रहा होगा शायद। तो इस फोन के प्लेन में ये दिख नहीं रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं। ये जैसे ये मेरा हाथ है, ये प्लेन है। तो इस प्लेन में ये वाला भी हाइड्रोजन आ रहा है और ये वाला हाइड्रोजन भी आ रहा है ना। अगर ये मैं प्लेन पास करता हूँ ऐसे, एक पूरा प्लेन पास करता हूँ, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन तो प्लेन में आ रहा है। जबकि आप लोग देखो येलो वाला जो हाइड्रोजन है वो आपकी तरफ आ रहा होगा। तो ये जो प्लेन है उससे आगे की तरफ जा रहा है ये येलो वाला।
तो आप लोग जहां से देख रहे हैं, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, येलो वाला आपकी तरफ जा रहा है ना, और येलो वाला अगर आप लोगों की तरफ जा रहा है तो इसे बोलते हैं टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। येलो वाला आप लोगों की तरफ है, जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है वहां की तरफ है ना, तो येलो वाला आप लोगों की तरफ है तो इसे बोलते हैं टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। या फिर देखो मैंने ये प्लेन पास कर दिया, अब ये प्लेन पास मैंने कर दिया, तो प्लेन से देखो ये येलो वाला कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं अबाउट द प्लेन ऑफ पेपर। ये मेरा हाथ मान लो प्लेन ऑफ पेपर है, तो ये बाहर की तरफ जाता जा रहा है, तो ये क्या रहा है, अबाउट द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये वाला जो है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला जो मैं पीछे से निकाला हूं, ये वाला पीछे हाथ येलो के जस्ट अपोजिट में जो है, अभी गिर भी गया देखो, ये वाला है ना, ये वाला आप लोगों से दूर की तरफ है, तो इसे बोलते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आप लोगों से दूर की तरफ है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, आप लोगों से दूर की तरफ है। अगर मैं प्लेन और पेपर रख दूं, तो ये प्लेन ऑफ पेपर से पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। तो देखो ये आप लोगों का CH4 का स्ट्रक्चर था, ये दोनों प्लेन में होते हैं, दो हाइड्रोजन प्लेन में। ये येलो वाला आप लोगों की तरफ है, इसे बोलते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये वाला जो है ये मेरी तरफ है ना, आप लोगों से दूर की तरफ है, तो इसे बोलते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर देखो यही मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये CH4 है। ये जो दो हाइड्रोजन मैंने बनाए हैं जिनको मैंने येलो कर दिया, ये प्लेन में है, जो मैंने बताया था ना, ये ब्लू वाले अपने। ठीक है। एक ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये होता है, ये सॉलिड वेज मैंने लिखा है। सॉलिड वेज का मतलब है कि टूवर्ड द ऑब्जर्वर या अबव द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब ये जो सॉलिड वेज वाला है ये आप लोगों की तरफ है, मतलब इसमें कौन सा हो गया, येलो वाला। ये जो येलो वाला दिख रहा है ना आपको, ये येलो वाला, ये आप लोगों की तरफ है। और जो बॉन्ड आप लोगों की तरफ जाता है, आप लोगों की तरफ होगा, उसे हम लोग वेज से शो करेंगे, ये सॉलिड वेज है ना। और एक मैंने यहाँ पर किया डैश से, ये ग्रीन वाला, ये क्या है, ये जो पीछे की तरफ जा रहा है ना, ये वाला, ये जो पीछे की तरफ जा रहा है, ये वाला दिख रहा है मेरे हाथ वाला जिसको पकड़ रखा मैंने नीचे, ये पीछे की तरफ है, इसे शो करते हैं डैश से। तो डैश का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर या बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। तो CH4 में आप लोगों ने क्या देखा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखी, दो हाइड्रोजन तो यहाँ पर कितने आ गए प्लेन में, जो बॉन्ड आपकी तरफ जा रहा है उसे वेज से शो करेंगे, ये वेज, और जो आपसे दूर की तरफ जा रहा है उसे क्या करेंगे, डैश से। तो जो भी वेज पर आ रहे हैं मतलब वो वाले एटम आप लोगों की तरफ आ रहे हैं, और जो भी डैश पर आ रहे हैं मतलब वो एटम आपसे दूर की तरफ जा रहे हैं। क्लियर। तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं, ये आप लोग नोट कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें तो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर आप लोग देखेंगे, बहुत आसान चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक क्या है, ओपन चेन, और एक क्या है, क्लोज चेन। ओपन चेन और क्लोज चेन, मतलब फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन अगर नहीं मिल रहा है तो चेन ओपन ही रहेगी, और अगर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आपस में मिल गया तो चेन क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, रिंग बन जाएगी, है ना। तो ओपन चेन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड एसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक। तो जो चेन खुली हुई है फर्स्ट और लास्ट वाला जिसमें ऐड नहीं है ना, उन्हें ओपन चेन बोलते हैं। ए साइक्लिक क्योंकि साइक्लिक नहीं है, और एलिफेटिक कंपाउंड। और क्लोज चेन को क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लिक, क्योंकि क्लोज हो गई ना, साइकिल बन जाएगी ना। अब ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं जिन्हें एलिफेटिक कंपाउंड बोला है, वो सैचुरेटेड हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर मैंने बनाया कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड हो सैचुरेटेड, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो उन्हें क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। अब जो एल्केन होते हैं वो कैसे होते हैं, सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड होता है ना एल्केन में, इन्हें पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एल्केन होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, एल्केन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए पैराफिन्स बोलते हैं ना। अनसैचुरेटेड दो होते हैं, एल्कीन और एल्काइन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। एल्कीन को ओलिफिन्स भी बोलते हैं, ओलिफिन्स क्यों बोलते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। तो आपको पता लग गया ओपन चेन में दो वैरायटी, एक सैचुरेटेड की और एक अनसैचुरेटेड की। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड, और उसमें भी एल्कीन और एल्काइन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ओपन चेन लिया था, ठीक है, कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड, ओपन चेन है तो ये कैसा हो गया, सारे सिंगल बॉन्ड है तो कैसा हो गया, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो ये कैसा हो गया, डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलो तो एक और पूछता हूँ मैं आप लोगों से,
बताओ ये क्या होगा। सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में देखना आप लोगों को, दूसरे एटम के बीच में नहीं देखा, तो यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल सिंगल सिंगल, ये तो ट्रिपल बॉन्ड तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी सी सी, और ये पूरा CN हो गया। तो कार्बन कार्बन के बीच में तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो कैसा आ जाएगा शायद। यहाँ पर बताओ ये कैसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको मैं क्या लिखूं, सी डबल बॉन्ड सी, सी और सी है। अब कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया ना, तो अनसैचुरेटेड। क्लियर है। तो ग्रुप से नहीं देखें आप लोग, इस ग्रुप में क्या आ रहा है उससे नहीं मतलब हमने। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। क्लियर। तो ये हो गया आप लोगों का ओपन चैन। अब आते हैं हम लोग क्लोज चैन पर। ठीक है। तो क्लोज चैन या फिर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, साइक्लिक। पहला और लास्ट वाला कार्बन अगर जुड़ जाए तो क्या बोल देते हैं, क्लोज चैन। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कहने का क्या मतलब, अब देखो साइक्लिक है तो मतलब रिंग होगी ना। तो एक रिंग तो मैंने ये बनाई, और एक रिंग मान लो मैंने ये बनाई। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो ये वाली जो रिंग है, मैंने कहा था जो ये पॉइंट होते हैं कार्बन होते हैं। इस रिंग में सारे क्या आ रहे हैं, कार्बन। और इस रिंग में देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर रिंग कार्बन से मिलकर बनी हुई है, जो रिंग बनी हुई है पूरी वो कार्बन से मिलकर बनी हुई है, तो इन्हें बोलते हैं होमोसाइक्लिक। होम मतलब सेम, और साइक्लिक मतलब साइक्लिक। तो सारे के सारे अगर सेम है, सारे के सारे कार्बन है, तो वो होमोसाइक्लिक हो जाएगी। और कार्बन के अलावा दूसरे एटम आ गए, जैसे सल्फर आ गया, बोरोन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, दूसरे एटम आ गए रिंग में, तो बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक मतलब साइक्लिक है लेकिन सारे एटम सेम है, होमो मतलब सेम। और हेट्रो मतलब साइक्लिक है लेकिन कोई दूसरे एटम भी आ गए कार्बन के अलावा, है ना। बहुत बढ़िया। तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है वो आप लोगों को पता लग गया। नेक्स्ट आपके पास है होमोसाइक्लिक में दो चीजें होती है, एक होती है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और हेट्रोसाइक्लिक में दो होती है, होमोसाइक्लिक और सॉरी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब इसका क्या मतलब है सुनना, एरोमेटिक पूरा एक टॉपिक हम लोग 2 घंटा लगाकर पढ़ेंगे अच्छे से, तो अभी तो मैं आपको 5 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा एरोमेटिक। लेकिन पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा एरोमेटिक, है ना। तो देखो होमोसाइक्लिक दो तरह के होते हैं, एक हो गया एलिसाइक्लिक और एक हो गया एरोमेटिक। तो होमोसाइक्लिक मतलब जो साइक्लिक है, नो डाउट, और सारे कार्बन है। अब उसमें एलिसाइक्लिक क्या होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो एलिफेटिक से मैच करती है, ओपन चैन वालों से। तो अगर वो साइक्लिक है, वो कंपाउंड साइक्लिक है, लेकिन प्रॉपर्टीज अगर ओपन चैन जैसी ही क्या हो रही है, शो हो रही है, एलिफेटिक जैसी शो हो रही है। तो साइक्लिक है लेकिन प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, ओपन चैन या एलिफेटिक से, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। यहाँ पर भी एलिसाइक्लिक है कि नहीं है, मतलब वो साइक्लिक होगा लेकिन प्रॉपर्टीज किससे मैच कर रही है, अगर एलिफेटिक कंपाउंड से, तो उन्हें क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक। और नहीं कर रहे हैं तो हम लोग एरोमेटिक का तो अलग से कंडीशन पड़ेगी। क्लियर है। अब एरोमेटिक भी दो तरह का होता है, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। क्या होता है मैं देखता हूँ, तो जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ओपन चैन में दो कंडीशन बनाई थी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन तो सैचुरेटेड, और डबल या ट्रिपल आ गया तो अनसैचुरेटेड। फिर क्लोज चैन या साइक्लिक में आया था, साइक्लिक में दो देखा था, होमो और हेट्रो। होमो में साइक्लिक है लेकिन सारे क्या है इसका, सेम है, सारे क्या है सेम। हेट्रो में क्या है, अगर कार्बन चैन के अलावा दूसरे भी आ गए तो उन्हें क्या बोल देंगे, हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक दो हो गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब क्या हो गया, कि जो ओपन चैन से प्रॉपर्टी मैच करते हैं उन्हें एलिसाइक्लिक बोलते हैं। एरोमेटिक क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, है ना। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बात। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखो क्लोज चैन में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो क्लोज चैन है, इनमें होमोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो रिंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम, मैंने कहा था ना, होमो मतलब सेम। तो साइक्लिक है और सारे के सारे कार्बन है तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। इनमें पहला क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दीज कंपाउंड कंटेन ए रिंग ऑफ 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको रिंग बनाना है तो 3 कार्बन तो लेने ही पड़ेंगे ना मिनिमम, दो से तो रिंग बनेगी नहीं। तो रिंग बनाने के लिए 3 एटम तो चाहिए चाहिए मिनिमम। तो ये क्या हो गया, देखो साइक्लिक है तो साइक्लिक के लिए आता साइक्लो। और 3 कार्बन के लिए आपको पता है ये प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन है, इसे बोलते हैं साइक्लो, साइक्लिक है ना, साइक्लिक, साइक्लो और ब्यूटेन। 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंट, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए आता है इन, सिंगल के लिए आता है एन, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है इन।
और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है? आइन। ये तो आप लोग पढ़कर आए हैं 10th क्लास में आप लोग, है ना। तो एन इन आइन है ना, तो ये क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटीन। ये सारे देखो अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो सभी में कार्बन है, रिंग में कार्बन है। यहाँ पर भी रिंग में कितने कार्बन है? ए 1 2 3 4 4 है। यहाँ पर भी कितने? 5। सारे रिंग में क्या है? सेम एटम से बनी है, मतलब होमोसाइक्लिक। और उसमें भी कौन सा? ये एलिसाइक्लिक। दे रिजेंबल एलिफैटिक कंपाउंड इन मैनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। बताया था ना, एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? साइक्लिक है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज ओपन चैन से मिल रही है ना। यहाँ पर भी देखो नीचे वाले में आपको लगेगा सर ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर नहीं। रिंग में देखो ना आप, अगर आप रिंग में देख रहे हैं तो रिंग में सारा क्या है? कार्बन ही है। यहाँ पर देखो रिंग में क्या है? बाहर कुछ भी आ रहा हो मुझे मतलब नहीं। साइक्लिक रिंग में सारे कार्बन है, तो वो होमोसाइक्लिक। और उनमें से भी ये क्या हो जाएंगे जो बताए ऊपर वाले, वो एलिसाइक्लिक हो जाएंगे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करती है? एलिफैटिक से। दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। ये पूरा एक टॉपिक है, मैं 2 ढाई घंटे लगाऊंगा एरोमेटिक कंपाउंड पर। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? जो हकल रूल को फॉलो करते हैं। अभी थोड़ा सा याद रख लो, किसको फॉलो करते हैं? हकल रूल। हकल रूल क्या होता है? जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल को फॉलो करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो किसको फॉलो करते हैं? हकल रूल को। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब एन की वैल्यू यहाँ पर जीरो रखो, तो जीरो बन जाएगा, तो क्या बचा? 2। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 रखा तो 4+2 कितने हो गए? 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 रखा तो 10 पाई। 3 रखा तो 14 पाई। तो आप 2 पाई याद रख लो। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, चार चार ऐड करते जाओ। 4 ऐड किया तो कितने हो गए? 6। और 4 ऐड किया तो कितने हो गए? 10। और 4 ऐड किया तो 14, फिर 18, फिर 22। तो जिनके पास इतने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो हकल रूल को क्या करेगा? फॉलो करेगा, है ना। तो एरोमेटिक के लिए केवल हकल रूल ही नहीं है, और भी बहुत सारी कंडीशन होती है, लेकिन अभी ये याद करना है कि एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो हकल रूल को क्या करते हैं? फॉलो। हकल रूल क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब जिनके पास 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हें क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। हालांकि और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी याद नहीं करना आपको, है ना। जो कंपाउंड होना चाहिए वो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लेनर। और कंपाउंड प्लेनर तब होता है जब हाइब्रिडेशन कैसा हो? sp2। तीसरा, उस कंपाउंड में क्या होना चाहिए? कंप्लीट रेजोनेंस। और चौथा, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी, चार चीजें देखते हैं हम लोग, लेकिन अभी सिर्फ मैंने क्या बताया यहाँ पर? हकल रूल, है ना। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेंजीन सभी बच्चों को पता होगा। बेंजीन क्या होता है? एक 6 मेंबर रिंग होती है, देख देख सकते हैं आप लोग। 6 कार्बन की चैन है, और इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। 1 2 3। ये पाई बॉन्ड है, मैंने कहा था पहला वाला सिग्मा और दूसरा वाला पाई, है ना। 3 पाई बॉन्ड है। अब ये पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है? 2 से। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से तो बना हुआ है ये पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड भी कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ है? 2 से। ये पाई पाई बॉन्ड भी कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ है? 2 से। तो 3 पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए ना। यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन बताओ? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस है कंप्लीट, और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। बेंजीन। यहाँ पर देखो, अगर मैं दो बेंजीन रिंग को अटैच कर दूं, यहाँ मैंने दो बेंजीन रिंग अटैच कर दिया तो ये बन गया नैप्थलीन। अगर 3 बेंजीन रिंग अटैच कर दी तो बन गया एंथ्रासीन। तो बेंजीन रिंग 2 को अटैच कर दिया, नैप्थलीन। 3 को अटैच कर दिया, एंथ्रासीन। बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन। बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन। बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन। 2 3 बार बोलेंगे, चीजें याद हो जाएगी। बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, है ना। एक रिंग में बेंजीन, 2 रिंग अटैच कर दी तो नैप्थलीन, 3 रिंग अटैच कर दी तो एंथ्रासीन। यहाँ पर देखो कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4 5। 5 पाई बॉन्ड है, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो उसको फॉलो करना है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7। 7 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 पाई बॉन्ड, मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अकल रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। और साथ साथ देखो, बेंजीन था, नैप्थलीन में 2 बेंजीन है, एंथ्रासीन में 3 बेंजीन। तो जिनमें बेंजीन रिंग आती है एरोमेटिक है। और कौन सी रिंग कंटेन कर रहे हैं? बेंजीन रिंग। उन्हें बोलते हैं बेंजीनोइड। जो एरोमेटिक भी हो और बेंजीन रिंग कंटेन करते हो, उन्हें क्या बोलते हैं? बेंजीनोइड। नेक्स्ट देखो, अगर बेंजीन रिंग पर क्या लग गया? NH2। ये बेंजीन था ना, ये वाला। इस बेंजीन रिंग पर क्या लग गया? NH2, तो इसे बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन होमोसाइक्लिक है, क्यों? क्योंकि देखो रिंग किससे बनी हुई है? सारी कार्बन से बनी हुई है। नाइट्रोजन तो बाहर है। बेंजीन रिंग पर OH लग गया तो इसे बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं? फिनोल। क्या बोलते हैं? फिनोल। अब बेंजीन रिंग आ रही, मतलब कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। तो बेंजीन रिंग पर NH2 लगा तो एनिलीन। OH लगा तो फिनोल। बेंजीन रिंग पर अगर CH3 लगा, CH3, तो उसे बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं? टोलुइन। क्या बोलते हैं? टोलुइन। CH3 लगा तो क्या बोलते हैं? टोलुइन। बेंजीन रिंग पर 2 CH3 लग गए तो उसे बोलते हैं जाइलीन। क्या बोलते हैं? जाइलीन। क्या बोलते हैं? अभी याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे आगे अपने आप हो जाएगा। इतनी मेहनत करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, पर एक माहौल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कि ऐसे करके कुछ कंपाउंड है ना। बेंजीन रिंग पर 3 CH3 इस तरीके से लगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जैसे बोलते हैं मैसिटाइलिन। मैसिटाइलिन।
तो बेंजीन रिंग पर बताओ, एक CH3 लग रहा है तो टोलुइन, दो लग रहे हैं तो जाइलीन, तीन लग रहे हैं तो मेथिटाइलिन। ये भी इसी कॉम्बिनेशन में लगने चाहिए ना, टोलुइन, जाइलीन, मेथिटाइलिन। तो जल्दी से बताओ, देखो एक बेंजीन तो बेंजीन है, दो बेंजीन रिंग को नेफ्थलीन, तीन बेंजीन रिंग अटैच होगी तो एंथ्रासिन, बेंजीन रिंग पर NH2 आ गया तो एनिलीन, OH आ गया तो फिनोल, CH3 आ गया तो टोलुइन, दो CH3 आ गए तो जाइलीन, तीन आ गए तो मेथिटाइलिन। अब देखो एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, ठीक है, इस बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस ग्रुप के जो बगल वाला पोजीशन होता है ना, ये वाला बगल वाला, इस ग्रुप के बगल वाला, इसे बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो। इसका जो नेक्स्ट है वो क्या कहलाता है, मेटा, और इसके भी जो नेक्स्ट वाला पोजीशन है वो क्या कहलाता है, पैरा। तो कोई भी ग्रुप के रेस्पेक्ट में, बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में बगल वाली पोजीशन ऑर्थो, ये वाली भी ऑर्थो है ना, उसके नेक्स्ट वाली कौन सी हो जाएगी, मेटा, और जस्ट अपोजिट वाली कौन सी हो जाएगी, पैरा। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा, OMP, जैसे हम लोग बोलते हैं OMG, ओ माई गॉड, तो ओ माई गॉड की जगह क्या बोलना है, OMP, OMG की जगह OMP, ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा, उसके जस्ट बगल वाला पोजीशन ऑर्थो, नेक्स्ट मेटा, और जस्ट अपोजिट वाला पैरा। तो बताओ, मैंने कहा दो CH3 लगे तो उसे बोला जाएगी। अब इसको मैंने ग्रुप मान लिया, तो इस ग्रुप के बगल में तो लगा हुआ है दूसरा ग्रुप, किस पोजीशन पर, ऑर्थो पर, इस ग्रुप के बगल वाला पोजीशन ऑर्थो हो जाएगा, इसलिए इसे बोल दिया ऑर्थो जाइलिन। मेटा पर लगा होता तो मेटा जाइलिन, पैरा पर लगा होता तो पैरा जाइलिन। क्लियर है, तो ऑर्थो, मेटा, पैरा, तो ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर है, क्योंकि बेंजीन रिंग आ गई तो वो एरोमेटिक कंपाउंड, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, एक मैंने यहाँ पर लिखा ट्रोपोलोन। तो ट्रोपोलोन में अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो, तीन पाई बॉन्ड है, एक दो तीन, रिंग के अंदर देखो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, और एक्चुअली में एरोमेटिक भी है। और क्या ये बेंजीन रिंग है, नहीं, 7 मेंबर रिंग है, बेंजीन तो 6 मेंबर रिंग होती है। ये कितनी मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर रिंग। तो इसे बोलते हैं एरोमेटिक भी है, लेकिन बेंजीन रिंग कंटेन नहीं कर रहा है, तो क्या बोलते हैं, नॉन बेंजोइक। इसे बोलते हैं ट्रोपोलोन। अच्छे से याद कर लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वही सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में गिवन है। एक प्रोपॉन भी होता है, अगर आप लोग करना चाहे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये प्रोपोलोन कैसा होता है, एरोमेटिक। क्लियर, एक किसी तरीके से ट्रोपोन होता है, कंफ्यूज मत हो जाना। वही 7 मेंबर रिंग है, वही इस तरीके से बॉन्ड है, बस एक डबल बॉन्ड हो है, OH नहीं है। तो अगर डबल बॉन्ड हो तो इसे बोलते हैं ट्रोपोन, ये भी एरोमेटिक होता है, ट्रोपोन। और अगर OH भी आ गया तो उसे बोलते हैं हम लोग ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन। 7 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड हुआ है, ट्रोपोन, और उसके बगल में OH लग गया तो ट्रोपोलोन, है ना। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब सारे सेम थे, तो सारे यहाँ पर आप लोगों को सेम दिख रहे हैं। क्लियर, एलिसाइक्लिक जो ओपन चेन से मैच करते हैं, एलिफैटिक से मैच करते हैं, वो एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक मैंने बता दिया, जो हर्टल रूल को फॉलो करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को 2 पाई, 6 पाई, 14 पाई, 10 पाई, 18 पाई, है ना। एक बेंजीन रिंग को बेंजीन, दो को नेफ्थलीन, तीन को एंथ्रासिन। बेंजीन पर NH2 लग जाए एनिलीन, OH लग जाए फिनोल, CH3 लग जाए टोलुइन, दो लग जाए तो जाइलीन, तीन CH3 लग जाए तो मेथिटाइलिन। 7 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड हुए यहाँ पर, तो पाई बॉन्ड की पोजीशन देख ही लेना, ट्रोपोन, OH और लग गया तो ट्रोपोलोन। क्लियर है, ऐसे हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। तो ये आप लोग नोट करना चाहें तो पहले कर लें। सिंगल बॉन्ड के लिए होता है इन, डबल के लिए होता है इन, ट्रिपल के लिए होता है आइन, है ना, नोट कर लो। ये मैंने बता दिया, ग्रुप के बगल वाला पोजीशन ऑर्थो, नेक्स्ट वाला मेटा, और उससे भी नेक्स्ट वाला क्या होता है, पैरा, OMP, है ना, जैसे ओम जी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्या, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर, अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता लग गया रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरे एटम भी आने वाले हैं। तो आप लोग देखो, इस वाली रिंग में देखो, ये 5 मेंबर की रिंग है, एक दो तीन चार पांच, पांच की, इसमें कार्बन के अलावा क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। तो साइक्लिक चेन कंटेन अदर एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा इन एडिशन टू कार्बन। अब एलिसाइक्लिक मैंने पढ़ाई दिया है।
तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड मैंने आपको कहा था जो किससे रिजेंबल करेंगे, ओपन चेन वाले एलिफैटिक से रिजेंबल करेंगे। अब 5 मेंबर की रिंग में अगर ऑक्सीजन फंस जाए तो इसे बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अच्छे से याद कर लो, बहुत काम का आएगा, मैं भी याद भी करवा दूंगा आपको, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। 3 मेंबर की रिंग है, इसमें ऑक्सीजन फंस गया, इसे बोलते हैं इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड, इसका एक और नाम है ऑक्सीरेन। ये आपको ऑटोमेटिकली हो जाएंगे जैसे जैसे हम लोग केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे, अभी अजीब लगेगा पर आगे याद हो जाएगा ऑक्सीजन। 6 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन फंस गया, 6 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन फंस गया, इसको बोलते हैं पिपरीडीन। पिपरीडीन, पिपरीडीन मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिखे हैं, एक भी ऐसा नहीं है कि अनवर्थ हो, सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन फंसा, टेट्राहाइड्रोफिरेन। 3 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन फंसा, इथाइलिन ऑक्साइड या फिर ऑक्सीडेन। 6 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन फंसा तो इसे क्या बोलते हैं, पिपरीडीन। क्या बोलते हैं, पिपरीडीन। नेक्स्ट देखो बेंजीन, ये बेंजीन था ना, ये बेंजीन था, पर बेंजीन रिंग में अगर नाइट्रोजन फंस गया तो इसे बोलते हैं पायरिडीन, या प्रीडीन भी बोलते हैं कई लोग। पायरिडीन भी बोलते हैं, प्रीडीन भी बोलते हैं, तो जो आपको प्रोनाउंस करना है पायरिडीन या प्रीडीन है ना, प्रीडीन यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट देखो अगर 5 मेंबर रिंग है, कौन सी मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग, इसमें यहाँ पर दो क्या हो गए, अब ये तो हो गया एलिसाइक्लिक जो इधर लिखे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट आ गया एरोमेटिक। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो तो 5 मेंबर रिंग ऑक्सीजन पता पर दो क्या है यहाँ पर, 5 बॉन्ड, इसे बोलते हैं फ्यूरेन। और ये आप लोग अगर बायो के स्टूडेंट तो आपको पता भी होगा, जो फ्रेक्टोज था, जो फ्रेक्टोज था उसका स्ट्रक्चर फ्यूरेन से मैच करता था, इसे फ्यूरेनोल बोलते थे, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ना। तो फ्यूरेन यही है, फ्यूरेन से मैच करता है फ्रेक्टोज का स्ट्रक्चर। 5 मेंबर रिंग है, दो पाई बॉन्ड, एक ऑक्सीजन फंस गया, क्या हो गया यहाँ पर, फ्यूरेन। यही सेम स्ट्रक्चर में अगर ऑक्सीजन की जगह क्या फंस गया, सल्फर, क्या फंस गया, सल्फर, इसे बोलते हैं थायोफीन। क्या बोलते हैं, थायोफीन। और यही सेम स्ट्रक्चर है, अगर सल्फर की जगह फंस गया नाइट्रोजन, क्या फंस गया, नाइट्रोजन, इसे बोलते हैं पायरोल। पायरोल, पायरोल। तो देखो बेंजीन में नाइट्रोजन फंसा, पायरिडीन। 5 मेंबर रिंग है, दो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन फंसा, फ्यूरेन। वही सेम स्ट्रक्चर में सल्फर फंसा, थायोपीन। और वही सेम स्ट्रक्चर में अगर नाइट्रोजन फंसा तो पायरोल, पायरोल। फ्यूरेन, थायोपीन, पायरोल, फ्यूरेन, थायोपीन, पायरोल, फ्यूरेन, ऑक्सीजन, थायोपीन, सल्फर, और पायरोल, नाइट्रोजन। एक दो बार बोलेंगे चीजें क्या हो जाएंगी यार। क्लियर है। अब देखो फ्यूरेन स्ट्रक्चर में अगर मैं ये जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको हटाऊंगा, दो हाइड्रोजन लगा दिया, एक यहाँ बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर क्या आएगा, दो हाइड्रोजन। और इस बॉन्ड को भी तोड़ा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन लग गया, तो कितने हाइड्रोजन लग गया यहाँ पर, चार। अगर बॉन्ड हटा दिया, चार हाइड्रोजन लग गया, मतलब टेट्रा हाइड्रो, तो यही तो बन गया टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। फ्यूरेन में जो दो पाई बॉन्ड थे उनको हटा दिया, एक पाई बॉन्ड हटाऊंगा तो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पर अगर बताओ ये हटा दूं तो दोनों, तो बन जाएगा टेट्रा हाइड्रोथायोपीन। ये हटा दूं दोनों तो क्या बन जाएगा, टेट्रा हाइड्रोपायरोल। और वो जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। क्लियर। तो हेट्रोसाइक्लिक थे, ये आप लोगों को पता लग गया, रिंग में कार्बन के अलावा और दूसरे एटम भी फंस रहे हैं। तो पायरिडीन क्या हो गया, बेंजीन में नाइट्रोजन, 5 मेंबर रिंग में दो पाई बॉन्ड, नाइट्रोजन फंसा तो पायरोल, ऑक्सीजन फंसा तो फ्यूरेन, सल्फर फंसा तो थायोपीन। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कर लो अगर आप लोग करना चाहें। एक दो बार चीजें बोलेंगे आप लोगों को क्या हो जाएंगी याद। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक खास बात है, आप लोग इसको दो दो तीन तीन बार आपको लिखकर करना पड़ेगा। एक बार अगर आप लोग स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मैंने कहा ना कि अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो नीट में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन लगभग 7 to 8 मिनट में क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज, जो कि इंपॉर्टेंट है काफी और बहुत आसान है ना। होमोलोगस सीरीज ये सब कुछ जानने से पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए, एक लिया CH3OH, इसे बोलते हैं मेथेनॉल। एक है CH3CH2OH, इसे बोलते हैं इथेनॉल। और CH3CH2CH2OH, इसे बोलते हैं प्रोपेनॉल, है ना। ओल है ना, OH जो होता है आप लोग पढ़ते रहे, अल्कोहल। अल्कोहल के लिए क्या होता है, ओल, है ना। एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ। तो ये बन जाता है मेथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, है ना। अब अगर इन तीनों को देखो, A B और T को, इन तीनों में क्या अल्कोहल है, बिल्कुल है। अल्कोहल ग्रुप है यहाँ पर, देखो तीनों में क्या है, OH ग्रुप है कि नहीं है। तो अगर तीनों में दिख रहे हैं, इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप है, और इसमें भी क्या है, OH ग्रुप। तो तीनों में जो फंक्शनल ग्रुप है, जो है वो अल्कोहल है ना। तो तीनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, सबसे पहले देखो सेम है ना। अब अगर देखो ए और बी में देखो किसका डिफरेंस, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, ए में है CH3OH, बी में CH3CH2OH, किसका डिफरेंस है। अगर आप लोग ए और बी को देख रहे हैं तो दोनों में CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम है, और किसका डिफरेंस है, CH2 का। बी और सी देखो, फंक्शनल ग्रुप दोनों के सेम है,
और किसका डिफरेंस है, यहाँ पर है CH3CH2OH और यहाँ पर है CH3CH2CH2OH, तो यहाँ पर भी किसका डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, और किसका डिफरेंस हो CH2 ग्रुप का, किसका डिफरेंस हो CH2 ग्रुप का, वो एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम, और किसका डिफरेंस होना चाहिए, CH2 ग्रुप का, तो वो कैसे होंगे, होमोलोगस। तो बताओ A और B दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है और CH2 का डिफरेंस है, तो होमोलोगस हो गए। B और C देखो दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH और CH2 का डिफरेंस है, क्या हो गया, होमोलोगस। लेकिन मैं A और C को देखूं, A और C वाले को देखूं, तो दोनों के फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, लेकिन क्या CH2 का डिफरेंस है, नहीं, किसका डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, तो ये दोनों होमोलोगस नहीं होंगे। तो होमोलोगस क्या होता है, जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो, और CH2 ग्रुप का क्या हो, डिफरेंस हो, तो उन्हें बोलते हैं होमोलोगस। क्लियर है। अब सुनना जानते हैं, सभी में अल्कोहल है, A B और C तीनों अल्कोहल है, तो तीनों अल्कोहल में, तीनों ही अल्कोहल, तो इनकी प्रिपरेशन मेथड क्या होनी चाहिए, इनके बनाने की जो मेथड होगा ना, अल्कोहल बनाने का मेथड, इथेनॉल बनाओ, इथेनॉल बनाओ, प्रोपेनॉल बनाओ, इनका मेथड क्या होगा सेम। तो होमोलोगस जो कंपाउंड होते हैं उनका प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, सेम। नेक्स्ट क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब ये किस किस से रिएक्ट करे, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम, जैसी प्रॉपर्टी मैथेनॉल करेगी वैसी ही इथेनॉल की और वैसे ही प्रोपेनॉल की। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, आ रहा है बात समझ में नहीं आ रहा, वो क्या होती है यहाँ पर, डिफरेंट होती है। तो अगर आप लोग देखो यहाँ पर मेथेनॉल और एथेनॉल है, इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, डिफरेंट हो। तो होमोलोगस सीरीज के बनाने की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम, क्योंकि सारे अल्कोहल है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी किस किस से रिएक्ट करेंगे वो भी क्या होंगे, सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। और एक चीज इंटरेस्टिंग चीज तो है कि जो मेथेनॉल होता है वो पॉइजनस होता है। कैसा होता है, पॉइजनस। और आपको पता है हमारी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में एथेनॉल मिलता है, क्लियर है, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में एथेनॉल रखा होता है, एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो एथेनॉल रखा होता है। अब क्या है कि देखो एथेनॉल रखा रहेगा तो हो सकता है कि कोई उसे पी जाए, आ रहा है, तो लेबोरेटरी में क्या किया जाता है कि जो एथेनॉल होता है ना उसके अंदर कुछ अमाउंट में मेथेनॉल मिला दिया जाता है। अब क्या होगा, मेथेनॉल जो होता है, मेथेनॉल वो होता है कैसा, पॉइजनस। तो मैंने किसके अंदर मिला दिया, एथेनॉल के अंदर। अब बताओ अगर किसी ने गलती से इसको पिया तो वो अगले दिन ऊपर ही मिलेगा फिर, क्योंकि वो पॉइजनस था ना, तो मर जाएगा। अरे भाषा में नहीं आता, तो जो मेथेनॉल होता है वो किस करेक्टर का होता है, पॉइजनस नेचर का। जो पीने वाला होता है वो इथेनॉल होता है, CH3CH2 और OH। तो बहुत बेकार चीज है ये, तो इससे दूर ही रहना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे आपको होमोलोगस पता लग गया, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी। तो एक ग्रुप और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग वन पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप, मैंने कहा था ना, जैसे तीनों में OH या फिर तीनों में Cl या तीनों में Br फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट होमोलोगस सीरीज, टू सक्सेसिव होमोलोगस, दो बगल के जैसे ए और बी वाला है ना आसपास के, शुड डिफर बाय CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप से डिफर होना चाहिए। या फिर कितने वेट, 14 EMU। अब कार्बन का कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक, तो दो का कितना हो गया, तो कितने से डिफर करेगा, 14 AMU। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, ऑल होमोलोगस आर प्रिपेयर्ड बाय सेम मेथड, मैंने बताया सारे अल्कोहल के बनाने की मेथड क्या होंगी सेम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी सेम, और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी डिफरेंट। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये तीनों अल्कोहल थे ना, तो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखता हूँ, अल्कोहल। तो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CnH2n+2O। ठीक है, अब सही बच्चे देखो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 पुट करो कभी, तो एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये C1 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2+2 4, तो CH4O, बताओ यही तो है, पहला CH3OH, देखो इसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, बन गया CH4O। इसे तो मैंने क्या लिखा, CH3OH, है ना। n=2 पुट करो, 2 पुट करूंगा तो C है ना, तो क्या बन जाएगा, C2। यहाँ क्या बन जाएगा, 2 और 2 कितना होगा, 4, 4+2 कितना होगा, 6, C2H4O। यहाँ देखो CH3CH2OH, इसमें देखो ये दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, बन गया। n=3, इसमें 3 पुट करो, देखो C3, 3 × 2 6 +2 8, सी वाला बन गया। 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। तो बताओ जो इनका जनरल फॉर्मूला है तीनों का वो सेम ही तो है। तो जितने भी होमोलोगस होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब आप पहचानना कि कौन सा होमोलोगस होगा और कौन सा
नहीं होगा। तो पहला वाला आप लोग मुझे बताएं, पहले वाले में देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, सबसे पहले वो देखो, सेम है। बहुत बढ़िया। किसका डिफरेंस है यहाँ पर, सी एच थ्री, यहाँ पर सी एच थ्री सी एच टू है, सी एच टू का डिफरेंस है, तो ये हो गया होमोलॉगस। सेकंड वाला देखो, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू क्या हो गया, एल्कीन। एल्कीन हो गया। ये देखो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये भी क्या है, एल्कीन। दोनों में डबल बॉन्ड है ना, तो एल्कीन हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप एक तरह से यहाँ पर क्या हो गया, सेम। अब इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, दो कार्बन चार हाइड्रोजन, लिखो सी एच टू एच फोर, सी टू एच फोर। यहाँ पर क्या हो गया, तीन कार्बन और छह हाइड्रोजन, सी थ्री एच सिक्स। तो इसका सी टू एच फोर है, इसका सी थ्री एच सिक्स है, बताओ किसका डिफरेंस आ गया, सी एच टू। इसका सी टू एच फोर है और इसका सी थ्री एच सिक्स है, तो किसका डिफरेंस आ गया, सी एच टू का। तो सेम फंक्शनल ग्रुप और साथ साथ सी एच टू का डिफरेंस, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, होमोलॉगस। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप सी एल है और यहाँ पर क्या है, बी आर, भाई साहब फंक्शनल ग्रुप ही सेम नहीं है, होमोलॉगस नहीं होंगे। यहाँ पर बताओ NH2 और यहाँ पर भी NH2, फंक्शनल ग्रुप सेम है, बिल्कुल सेम है सर। और साथ साथ यहाँ पर किसका डिफरेंस है, CH2 का, तो क्या होगा ये, होमोलॉगस। कितना आसान है देखना, क्लियर है। अभी मैंने बताया था बेंजीन रिंग पर OH लग जाए तो इसे क्या बोलते हैं, फिनोल। तो बताओ ये फिनोल है, बिल्कुल है। बेंजीन रिंग पर OH लग गया तो इसे क्या बोला, फिनोल, तो ये भी फिनोल है। तो दोनों भी फिनोल है। डिफरेंस किसका है सर, आपको यहाँ पर देखो CH3 का डिफरेंस दिख रहा है सर, तो ये होमोलोगस नहीं होंगे। नहीं नहीं भाई, ये अच्छे से देखो इसको। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो किसका डिफरेंस दिख रहा है, आप लोग यहाँ पर देखो। तो बेंजीन के ऊपर मैंने बताया था OH लग गया तो फिनोल, और यहाँ पर भी बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ फिनोल है ना। अब यहाँ पर आपको लग रहा है CH3 का डिफरेंस है, CH3 का डिफरेंस नहीं, देखो दोनों में फिनोल फिनोल है। तो फिनोल के बनाने की प्रिपरेशन मेथड सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, है ना। बट यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, अगर इस वाले कार्बन को आप देख रहे हो तो वन टू थ्री, तीन बॉन्ड बने हुए हैं ना। और कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है आपको पता है, चार। तो मतलब एक यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो फिनोल, और इस पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। और हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पर क्या आ गया, CH3। तो किसका डिफरेंस आया बताओ, यहाँ पर H था ही एक और यहाँ CH3, तो डिफरेंस आया CH2 का। तो फिनोल फिनोल दोनों में सेम है, और डिफरेंस कितने का है, CH2 का। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये हो गया आप लोगों के पास होमोलोगस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट वाला इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो बेंजीन रिंग पर OH लगा हुआ है। तो बेंजीन रिंग पर OH लगा हुआ है तो ये तो फिनोल है। और मुझे बताओ ये OH है, ये वाला OH क्या है, ये बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है। अगर OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग पर लगा होता है तो इसे बोलते हैं फिनोल। और डायरेक्टली नहीं लगा हुआ है, कार्बन चेन पर लगा हुआ है, फिर वो अटैच है, तो इसे बोलते हैं अल्कोहल। और मैं आपको बता दूं अल्कोहल और फिनोल इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, और काफी सारे इनके प्रिपरेशन मेथड भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अल्कोहल अब ऐसे मत देखने ना, जो बच्चे ऐसे देखेंगे कि यहाँ पर तो OH है सर, यहाँ पर भी OH है और CH2 का डिफरेंस है सर, होमोलोगस हो गए, अगर ये करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो बेंजीन पर OH लगा है उसे बोलते हैं फिनोल। और अगर OH डायरेक्टली बेंजीन से नहीं लगा हुआ है तो वो होगा अल्कोहल। क्लियर है, कार्बन चेन से लगा हुआ है। तो फिनोल और अल्कोहल ये दोनों होमोलोगस कभी भी नहीं होते हैं। तो ये दोनों होमोलोगस नहीं है, अच्छे से इसको स्टार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर दोनों फिनोल थे, CH2 का डिफरेंस था, हो गया था होमोलोगस। लेकिन नीचे एक फिनोल है और एक क्या है, अल्कोहल। तो ये दोनों होमोलोगस होमोलोगस नहीं होते, फिनोल और अल्कोहल होमोलोगस नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अल्कोहल अल्कोहल हो जाएगा, फिनोल फिनोल हो जाएगा, लेकिन फिनोल और अल्कोहल आपस में होमोलोगस नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, देखो यहाँ पर मैं लिखा RNH2, NH2 होता है अमाइन। तो अगर आपके पास NH2 ग्रुप है तो इसे बोलते हैं प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन। NH ग्रुप अगर आपके पास है तो इसे क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अमाइन। और अगर आपके पास N ग्रुप है तो इसे बोलते हैं टर्शरी अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। अच्छे से याद कर लो, NH2 को प्राइमरी, NH को सेकेंडरी, N को टर्शरी। NH2 को प्राइमरी, NH को सेकेंडरी और N को टर्शरी। और मैं आपको बता दूं 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन आपस में होमोलोगस नहीं होंगे। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन आपस में होमोलोगस नहीं होंगे। 1 डिग्री और 3 डिग्री भी आपस में होमोलोगस नहीं होंगे। मतलब अगर आपको अमाइन कंपेयर करा है, एक दिया हुआ 1 डिग्री और एक दिया हुआ 2 डिग्री, और आपसे पूछा गया ये होमोलोगस है, पहले ही मना कर दो, 1 डिग्री और 2 डिग्री होमोलोगस हो ही नहीं सकते। 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं हो सकते, 1 डिग्री 3 डिग्री नहीं हो सकते। 1 डिग्री 1 डिग्री के साथ हो सकता है, 2 डिग्री 2 डिग्री के साथ हो सकता है, 3 डिग्री 3 डिग्री के साथ हो सकता है, लेकिन आपस में होमोलोगस नहीं हो सकते। जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ऊपर बनाया था, फोर्थ वाला देखो, ये 1 डिग्री अमाइन है, NH2 ग्रुप है, और ये भी 1 डिग्री अमाइन है, तो दोनों 1 डिग्री हो गए ना। अब देखो किसका डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, मतलब होमोलोगस है। लेकिन नीचे देखो यहाँ पर CH3NH2, ये कौन सा अमाइन है, 1 डिग्री, और ये कौन सा अमाइन है, NH है, 2 डिग्री। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये होमोलोगस
नहीं है, नॉट होमोलोगस। आ रहा है बात में, नहीं आ रहा है? 2 डिग्री 2 डिग्री हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH3 NH CH3, ये 2 डिग्री अमाइन है। एक मैंने क्या लिखा, CH3 CH2 NH CH3, बताओ ये भी कौन सा अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन। और किसका डिफरेंस है CH2 का, तो ये दोनों होमोलॉग। तो 1 डिग्री 1 डिग्री के साथ होगा, 2 डिग्री 2 डिग्री के साथ होगा होमोलॉगस अमाइन में। और 3 डिग्री 3 डिग्री के साथ होगा। 1 डिग्री और 2 डिग्री आपस में नहीं होंगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री आपस में नहीं होंगे। क्लियर है? तो एक तो देखो अल्कोहल में ये हो गया, फिनोल और अल्कोहल। एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो एक इसी के ऑब्लिक में मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, Cl है ना, और एक होता है CH2Cl। क्लियर है? तो ये क्या होता है, ये होता है क्लोरोबेंजीन। ये क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन पर लगा हुआ है ना, इसे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एरिन भी बोलते हैं ना, या हेलो एरिन बोल देते हैं, हेलो एरिन। एरिन मतलब बेंजीनिंग है ना। और यहाँ पर जो Cl है वो डायरेक्टली बेंजीनिंग से अटैच नहीं है। तो ये वाला कंपाउंड, और अगर Cl डायरेक्टली बेंजीनिंग से अटैच है, कार्ब बेंजीनिंग से अटैच है, तो इसे बोलते हैं हेलो एरिन है ना। या एराइल हेलाइड भी बोल देते हैं इसे, क्या भी बोल देते हैं, एराइल हेलाइड। एराइल हेलाइड। और अगर यहाँ पर देखो Cl डायरेक्ट बेंजीनिंग से अटैच नहीं है, कार्बन से अटैच है, तो इसे बोलते हैं एल्काइल हेलाइड। तो इसकी प्रॉपर्टी जो इसकी प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट होगी, तो ये भी आपस में होमोलोगस नहीं है, नॉट होमोलोगस। तो जितने क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं सब मैंने यहाँ पर बता दिया, तो अच्छे से याद रखें, फिनोल और अल्कोहल आपस में होमोलोगस नहीं है। आपको बेंजीन पर Cl लगाओ, और बेंजीन पर एक तो डायरेक्टली लगाओ, एक डायरेक्टली ना हो, वो भी होमोलोगस आपस में नहीं होंगे, है ना। क्लियर है? और 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं होगा अमाइन, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन नहीं होगा, 1 डिग्री 3 डिग्री अमाइन नहीं होगा। लेकिन आपस में 1 डिग्री वाला 1 डिग्री के साथ हो सकता है, 2 डिग्री वाला 2 डिग्री के साथ, और 3 डिग्री वाला 3 डिग्री के साथ। तो इस तरीके से होमोलोगस के क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो ये अगर आप लोग नोट करना चाहें तो कर। तो होमोलोगस में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, ताकि उनके प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहे, है ना। जनरल फॉर्मूला सेम होता है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, वो होमोलोगस कहलाएंगे। फिनोल और अल्कोहल होमोलोगस नहीं है। बेंजीनिक पर Cl लगाओ, और एक बेंजीनिक पर डायरेक्टली Cl ना लगाओ, वो भी आपस में होमोलोगस नहीं होंगे। और अमाइन में मैंने आपको बता दिया, NH2 ग्रुप है तो 1 डिग्री अमाइन, NH ग्रुप है तो 2 डिग्री अमाइन, और N ग्रुप है तो 3 डिग्री अमाइन। ये तो एल्काइल हैलाइड है, और ये वाला कैसा, राइल हैलाइड, नॉट होमोलोगस। तो जो भी आप लोगों के डाउट हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। और लेक्चर अच्छा लगा है अगर आप लोगों को, तो भी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको लगता है कि सर और इस तरीके से आप लोग और चीजें बता सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, या सर ये चीजें रह गई हैं, है ना, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम लोग और अच्छे अच्छे लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।